हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज है संडे और आज हम क्या करते हैं, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन है आज का, इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी सब के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस बुक में सारे क्वेश्चन ऐड हैं, एक ही बार में हम देखेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन है और क्या है, ये होम साइंस का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ से सारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब यहाँ से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलो अब लेट ना करते हुए, आज हमारा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट है। और मैं जब वाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करवाती थी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था और इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम टाइम है वो पास आता जा रहा है। और अगर मैं वाइट बोर्ड पे आप लोगों को लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कराती जाऊंगी तो शायद इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा जितनी जल्दी इस बुक से हो जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने टिक भी लगा दिया है इंपॉर्टेंट करके, और पढ़ती जाऊँगी, मैं समझाती जाऊँगी। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको बताती जाऊँगी। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कहाँ बैक्टीरिया को लाभप्रद माना जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, बैक्टीरिया को लाभप्रद कहाँ पर माना जाता है। डेयरी उद्योग में, कृषि में, बैक्टीरिया उद्योग में और सभी में दिया है। जो चौथा ऑप्शन है वो सभी दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हमारे डेयरी उद्योग में, कृषि में और बैक्टीरिया उद्योग में सब जगह काम आती है। बैक्टीरिया हमारे लिए मित्र और शत्रु दोनों है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। अंडा, दूध, मांस और अन्य खाद्य पदार्थों से ज़्यादा सुरक्षित है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो अंडा है उसमें जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उससे सबसे ज़्यादा विटामिन, खनिज, लवण, जितने भी पौष्टिक तत्व वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दूध और मांस के अपेक्षा। अंडा एक धातु पुष्टिकर खाद्य होता है। तीसरा नंबर है, सी है, अंडे में भोजन के सभी तत्व पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन क्या है, डी उपयुक्त सभी है। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि जो अंडा है उसमें दूध और मांस से ज़्यादा कैलोरी भी है और प्रोटीन भी है। मतलब जितने भी चीज़ यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडा एक धातु पुष्टिकर खाद्य पदार्थ है। तो इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कैफिया अरेबिया नामक पौधों के फूलों के बीज से प्राप्त होता है। कैफिया अरेबिया नामक पौधों के फूलों के बीज से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी कहते हैं। पहला ऑप्शन चाय है, दूसरा कॉफ़ी है, तीसरा रेशम और चौथा क्या है, कपास है। तो इसमें जो प्राप्त होता है कैफिया अरेबिया नामक फूलों के पौधे से, वो क्या है, वो है कॉफ़ी। ऐसे ही हम इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होती है। पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर कौन सी आय आधारित होती है, ये पूछा गया है। इसमें आधारी आय पहला, दूसरा है आहार प्रबंधन, तीसरा है आहार आयोजन और चौथा क्या है, प्रबंधन में प्रयुक्त नहीं है। चौथा पॉइंट है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधारी आहार कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस का मुख्य कारण है वायरस है। वायरस भी ए और बी दोनों, और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हेपेटाइटिस है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की क्लास। आई होप कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी। हेपेटाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है, वायरस ही और वायरस बी दोनों होता है। वायरस ए और वायरस बी दोनों होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन से कहलाते हैं, क्या उसमें होना चाहिए जिसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कह सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा सबको। वे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं जिसमें प्रोटीन व खनिज अधिक हो, प्रोटीन अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हम किसे कहते हैं, जिसमें विटामिन व खनिज लवण अधिक हो। और ये हमें पता है कि विटामिन और खनिज जो होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि हमारी बॉडी को
बॉडी की रक्षा करते हैं कि उसमें हमारी बॉडी में कोई रोग वगैरह ना हो। तो इसके लिए जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? विटामिन सी खनिज लवण का। तो 8वें नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य तथ्यों का कथनों का चयन कीजिए। इसमें सत्य कथनों का चयन करना है। पहला है उत्थापन के लिए खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर है फास्फेट पाउडर का प्रयोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। सी नंबर है, सी ऑप्शन में है ए व बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें सबको पता है कि उत्थापन के लिए कोई भी चीज़, अगर कोई भी भोज्य पदार्थ को हमें फुलाना हो, जल्दी पकाना हो, तो हम क्या करते हैं? खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बी फास्फेट पाउडर का प्रयोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ए भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जेरोपेथलेमिया क्या है? किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल, क्लाइनोनिशिया, लोहा, पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड, बेरी थायमिन। तो इसमें क्या है? इसमें मिलाना है हमें। और इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं? तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो नेट में पूछे जाते हैं। जेरोफ्लेमिया किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल। कोइलोनिकिया क्या होता है? लोहा की कमी से होता है। पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड, बेरी थायमिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन में उपस्थित आयरन को घुलनशील पदार्थों में बदल देता है? ये क्वेश्चन नेट का है। नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये आया है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन में उपस्थित आयरन को घुलनशील पदार्थ में बदल देता है? जो हमारे भोजन में आयरन उपस्थित होता है, आयरन जो हम खाते हैं, लोहा खाते हैं, उसी घुलनशील पदार्थ में कौन सा ऐसा तत्व है जो बदल देता है? पहला दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है बी है पॉलीफिनोलस, तीसरा नंबर है ए व बी दोनों, और चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लोहा को घुलनशील पदार्थ में बदलता है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है? इसमें पूछा गया है कि खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है। कितने तरीकों से हम अपने खाद्य को संरक्षित कर सकते हैं, इसमें ये पॉइंट पूछा गया है। पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है प्रशीतन, तीसरा है निर्जलीकरण और चौथा है खमीरीकरण। तो जो ऑक्सीकरण है ये हमारे खाद्य संरक्षण का नहीं है, कोई भी विधि ये नहीं है खाद्य संरक्षण का। तो इसमें ए वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और इस टाइप के ये मिक्स क्वेश्चन है, आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी, एलटी सब जगह के क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, केसर पाया जाता है। केसर कहाँ पर पाया जाता है? स्पेन में, ईरान में, कश्मीर में, उपयुक्त सभी। केसर स्पेन में भी पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है और कश्मीर में पाया जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। मछली अनाज और प्रोटीन के लिए अच्छे पूरक का काम करती है। लाइसिन और लिपोनिन नामक अमीनो एसिड मछली में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी है ना तो ए और ना तो बी। तो जो क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन करें। तो हम जानते हैं कि मछली अनाज और प्रोटीन के लिए अच्छे पूरक का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। लाइसिन और लियोनिन नामक अमीनो एसिड मछली में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ए भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे 1 घंटे में हमारा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया गया है? सत्य कथन का चयन करना है। आइसक्रीम की खाद्य महत्ता दूध की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा नंबर है, आइसक्रीम में प्रमुख पोषक तत्व तो दूध की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तीसरा नंबर है, ए व बी दोनों, और चौथा है ना तो ए और ना तो बी। तो जो आइसक्रीम है उसमें जितने भी पोषक तत्व, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? दूध की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइसक्रीम में दूध से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते
हैं क्योंकि उसमें अदर चीज़ें भी ऐड कर दी जाती हैं, इसलिए आइसक्रीम की महत्ता दूध से ज़्यादा होती है। ए और बी इसमें दोनों सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है 18 नंबर क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है? मुदलियर कमीशन ने। मुदलियर कमीशन पहला है, दूसरा है कोठारी कमीशन, तीसरा है वर्धा योजना और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जो घोषणा की है वो किसने की है? मुदलियर कमीशन की तरफ से किया गया है। अगला क्वेश्चन है परकेल, मसलिन, जिंघम आदि किन वस्त्रों के उदाहरण हैं? क्या पूछा गया? परकेल, मसलिन, जिंघम आदि किन वस्त्रों के उदाहरण है? पहला है मध्यम, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है हल्के वजन और चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? उसमें पहला सही हो जाएगा, परकेल, मसलिन, जिंघम आदि किन वस्त्रों के उदाहरण है? मध्यम वजन वस्त्र के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। GIC, LT, TGT, PGT या नेट जो टेक्सटाइल है यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वस्त्र किससे बना है, ये वस्त्र किस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्टेपल सूत्रों के बने वस्त्र के अंतर्गत आते हैं? स्टेपल सूत्र हम जानते हैं, स्टेपल सूत्र क्या होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे छोटे रेशों से जो बने होते हैं उन्हें स्टेपल सूत्र कहते हैं। और जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वे बड़े होते हैं, बड़े धागे होते हैं, बड़े सूत होते हैं, लंबे होते हैं, अविरल होते हैं। और जो स्टेपल है उनका माप इंचेज में किया जाता है, फिलामेंट है उनका माप किस में किया जाता है? मीटर में। ये सब आप लोगों का कंफर्म हो गया है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से ये सब पता होगा। क्या दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन से स्टेपल सूत्रों से बने वस्त्रों के अंतर्गत आते हैं? कोवर्ड क्लॉथ, डेनिम, गैबर्डिन और उपयुक्त सभी। डी नंबर। तो इसमें उपयुक्त सभी आएंगे। ये सब किससे बने हुए होते हैं? स्टेपल सूत्रों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त दशा चाहिए। कपास की खेती के लिए जब हम कपास का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि कपास के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, काली व रेतीली मिट्टी चाहिए पौधों के विकास के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है बाजू का नमूना तैयार करने का सही अनुक्रम है? काटने की रेखा के निशान लगाना, बाजू का पैटर्न तैयार करना, सिलने की रेखा खींचना, सिलने की रेखा को चिन्हित करना। कोई भी कपड़ा जब हम उसे सिलने के लिए तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से कितना क्या क्या प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कैसे हम लास्ट में क्या करते हैं, ये सब देखना है। तो बाजू का नमूना, जब हम बाजू का नमूना तैयार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? काटने की रेखा का निशान लगाते हैं। पहले क्या करते हैं? हम काटने की रेखा का निशान लगाते हैं। फिर क्या किया जाता है? बाजू का पैटर्न तैयार किया जाता है। फिर सिलने की रेखा खींची जाती है। फिर सिलने की रेखा चिन्हित की जाती है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कटिंग के लिए वस्त्र तैयार करने का सही अनुक्रम होता है। कटिंग के लिए जब हम कोई भी वस्त्र काटते हैं उससे पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है इस्त्री करना, दूसरा है ब्लॉकिंग करना, तीसरा है सीधा करना और चौथा है चिन्ह लगाना। हम सब जानते हैं कि अगर कटिंग पूछा जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा? कटिंग पूछा जाएगा तो लास्ट में हम कटिंग को लगाएंगे, चिन्ह लगाने के बाद कटिंग कर देते हैं। तो यही है इसमें क्या करते हैं? पहले हम कोई भी वस्त्र हो उसे इस्त्री करते हैं, फिर ब्लॉकिंग करते हैं, फिर उसे सीधा किया जाता है, फिर उसमें क्या लगाया जाता है? निशान लगाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा ये सब। और आप लोगों को 1 घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ऊनी और रेशमी वस्त्र, दूसरा इधर दिया गया है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सूती वस्त्र, सूती में 72% सल्फ्यूरिक एसिड, गाढ़ा बनाने वाले सोडियम एलिग्रेट तत्व, एसीटेट सिरका युक्त एसीटोन होता है। अब इसको हमें मिलाना है और मिलाने वाला मैच वाला क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। अभी हम पहले मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आता जाएगा हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ऊनी और रेशमी वस्त्रों में क्या पाया जाता है? 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसको किससे मिलाया जाएगा? पहले से मिलाया जाएगा। सूती वस्त्रों में सूती में क्या पाया जाता है? 72% सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। गाढ़ा बनाने वाले क्या होते हैं? जो घोल को गाढ़ा बनाते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम एलिग्रेट तत्व होते
होते हैं। तीसरे में एसीटेट क्या होता है, एसीटोन होता है, ये सिरका युक्त पदार्थ है, सिरका युक्त तत्व है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे आप लोगों को तरीका भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। क्या दिया गया है इसमें, बैक्टीरिया हमारे लिए केवल हानिकारक होते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया मित्र व शत्रु दोनों का काम करते हैं। तीसरा है ये औषधि निर्माण तथा अन्य व्यवसायों में सहायक होते हैं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बैक्टीरिया से रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, केवल हानिकारक नहीं होते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा है बैक्टीरिया मित्र व शत्रु दोनों का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। ये औषध निर्माण तथा अन्य व्यवसायों में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, बैक्टीरिया हमारे लिए मित्र व शत्रु का काम करते हैं, ये औषध निर्माण व अन्य व्यवसायों में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पंज सूत्र की माप किसमें संदर्भित की जाती है, सूत्र की संख्या के आधार पर, सूत्र की लंबाई के आधार पर, सूत्र के वजन के आधार पर। डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्पंज सूत्र होते हैं, जो छोटे सूत्र होते हैं, स्टेपल सूत्र होते हैं, उस पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो स्पंज सूत्र होते हैं उनकी माप किस में संदर्भित की जाती है, तो सूत्र की संख्या के आधार पर उनके माप को किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्टन सेल्यूलोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। कार्टन सेल्यूलोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जो कार्टन सेल्यूलोज, जो कार्टन मतलब इसमें क्या पूछा गया है, कार्टन सेल्यूलोज से जो बने रेशे होते हैं उनकी कताई कैसे, उनकी स्पिनिंग कैसे की जाती है, आर्द्र स्पिनिंग, शुष्क स्पिनिंग, गलित स्पंज या साधारण पॉलीमर से। तो इसमें जो कॉटन सेल्यूलोज है उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, आर्द्र स्पिनिंग कटाई से। अभी हमारा टेक्सटाइल चल रहा है, इसमें हम ये सब पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि स्पिनिंग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप क्वेश्चन को एंजॉय करिए। और मैं एक एक पॉइंट को टेक्सटाइल में जितने भी ऐड होते जा रहे हैं मैं उसको ऐड करती जा रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से डिस्कस कराऊंगी या पूरे व्याख्या के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि आर्द्र स्पिनिंग क्या होता है, शुष्क स्पिनिंग क्या होता है, गलित स्पंज में क्या किया जाता है, सब आप लोगों को मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को क्लास में मिलेगा टेक्सटाइल के। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बुनाई का प्रयोग पर्दे व लिनन आदि के वस्त्रों पर किया जाता है। जो पर्दे और लिनन के वस्त्र होते हैं उस पर कौन सी बुनाई की जाती है। पहला दिया गया है क्रेप बुनाई, दूसरा है हनी कॉम्ब बुनाई, तीसरा है हक बैग बुनाई और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लिनन के कपड़े होते हैं और जो पर्दे होते हैं उनकी बुनाई के लिए कैसी बुनाई की जाती है, हक बैग बुनाई उनमें की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटिंग के लिए ये वाला हो गया, यह है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि वह सेलुलोज तंतु है अथवा वनस्पति या मानवकृत तंतु है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई भी जो तंतु है, जो रेशा है वो सेलुलोजिक है या फिर क्या है, सेलुलोज तंतु है अथवा वनस्पति या मानवकृत है। मतलब इसमें ये पता लगाना है, पूछा गया है कि किस चीज़ के द्वारा हम ये पता लगा पाएंगे कि यह प्राकृतिक जगत का रेशा या फिर मानवकृत जगत का रेशा है। तो दहन परीक्षण पहला है, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, दहन परीक्षण के द्वारा, उसकी गंध के द्वारा, उसके राख के द्वारा हम ये समझ जाते हैं कि ये प्राकृतिक जगत का रेशा है या फिर मानवकृत जगत का या फिर रासायनिक रेशा है। अगला पॉइंट है, हम सब जानते हैं कि जब अगर वनस्पति रेशा जलेगा तो उसकी गंध कैसी आएगी, कागज़ के समान आती है। आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। अभी में जितना क्लास हमारा होता जा रहा है उसमें गंध कैसी आती है, राख कैसा होता है, तो ये सब हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। 31 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी किनारी ताप द्वारा पक्की की जाती है जो रिबन की बनी हुई होती है। पहला है फ्यूज्ड किनारी, दूसरा है लिनो किनारी, तीसरा है स्लिप्ड किनारी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी किनारी ताप द्वारा पक्की की जाती है, फ्यूज्ड किनारी को पक्की किया जाता है ताप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, घोल द्वारा वस्त्र बनाने की कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। इसमें क्या पूछा गया है कि घोल द्वारा बनाए वस्त्रों की कौन सी विधियां प्रयुक्त में लाई जाती है। पहला है बुनाई रहित विधि, दूसरा है नमदा, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन होगा, ए व बी दोनों। आप लोगों को हर संडे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे।
आप लोग को विजुअल हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों के चुनाव में उपभोक्ता की विशेषता होती है। जब वस्त्रों का चुनाव करता है कोई भी, हम आप क्या हैं, उपभोक्ता ही। हम आप जब वस्त्रों को चुनने जाते हैं, अपने लिए वस्त्र को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, कार्य क्षमता को देखते हैं, आकर्षण को देखते हैं और उपयुक्तता को देखते हैं। कि कार्य क्षमता को, कि हमारे लिए मतलब हम गर्मी के वस्त्र खरीद रहे हैं या फिर ठंडी के वस्त्र खरीद रहे हैं, हमारे कार्य क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उसमें आकर्षणता भी होनी चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए और उपयुक्तता भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। कपास के तंतु लंबाई में छोटे होते हैं पर इनकी कताई क्षमता उत्तम होती है। कपास के तंतु की सतह खुरदुरी होती है। सी नंबर है, सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, कपास के तंतु लंबाई में छोटे होते हैं पर इनकी कताई क्षमता उत्तम होती है, और बी नंबर है, बी ऑप्शन है, कपास के तंतुओं की सतह खुरदुरी होती है। इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, रेशल नीट के बने वस्त्र किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहे हैं। जो रेशल नीट के बने वस्त्र हैं, किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पहला है महिलाओं के वस्त्र में, दूसरा है, बी ऑप्शन है, खेलकूद के वस्त्र में, सी है पुरुषों के सिले हुए सूट में, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वस्त्र संरचना प्रक्रिया में किस विधि के अंतर्गत आपस में गुथे लूप की सहायता से एक या अधिक वस्त्रों को तैयार किया जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि किस विधि के द्वारा एक साथ एक से अधिक सूतों को तैयार किया जाता है। पहला है नीटिंग विधि द्वारा, दूसरा है ब्रेड विधि द्वारा, तीसरा है इंटरलेस विधि द्वारा, और चौथा है इंटरलूप विधि द्वारा। तो नीटिंग विधि द्वारा, बुनाई के द्वारा एक के साथ अधिक सूतों को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊन की अपेक्षा कम प्रतिस्कंदी होता है। पहला है पॉलिएस्टर, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन ऊन की अपेक्षा कम प्रतिस्कंदी होता है, तो वो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिएस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जरूरतों का पदानुक्रम नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जरूरतों की आवश्यकता का पदानुक्रम, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको हम साइकोलॉजी है, ये किसने क्या सिद्धांत दिया है, इसके बारे में भी हम एक क्लास चलाएंगे, उसमें सब कुछ समझेंगे। अभी बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। तो इसमें जो आवश्यकता के सिद्धांत का पदानुक्रम है, उसे किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश टंगस्टन फिलामेंट की उषा को प्रकाश बल्ब में उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश टंगस्टन फिलामेंट की ऊष्मा को प्रकाश बल्ब से उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा डिस्चार्ज द्वारा, सी है तापदीप्त विद्युत प्रकाश द्वारा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, तापदीप्त विद्युत प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक रंग है वो कौन से हैं। पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है बैंगनी, चौथा है नीला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लाल, हरा और बैंगनी हो जाएगा। किसके अनुसार पूछा गया, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार रंग में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या है, पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से होता है। दूसरा है, मुख गुहा में यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के पाचन होते हैं। तीसरा है, मुख में स्थिर लाल ग्रंथियां लाल स्रावित होती हैं। और डी नंबर है, उपयुक्त सभी। तो क्या होता है, पहला क्या है, पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से प्रारंभ होता है, सबको पता है। बी है, मुख गुहा में यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं होती हैं। यांत्रिक मीन्स क्या होता है, हम ऐसे चबाते हैं अपने मुंह में डाल के, तो वो चबाना क्या है, यांत्रिक है। और रासायनिक क्या होता है, लार वगैरह हमारी बॉडी से, हमारे मुंह से जो स्रावित होती हैं, वो हो गया रासायनिक। मुख में स्थिर लाल ग्रंथियों से लार स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या है, बैक्टीरिया भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। दूसरा है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। सी नंबर है, ए व बी दोनों, और डी है ना तो ए ना तो बी।
तो जो बैक्टीरिया है भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायता करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिया में हार्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल को गुजारा जाता है? लपेटना व छोड़ना। पहला ऑप्शन है बी है बेटिंग, सी है शेडिंग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। शेडिंग में क्या किया जाता है? जो शेडिंग है उसमें क्या किया जाता है? हार्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल को गुजारा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिनन के तंतु तैयार करने के क्रम में गलाने की कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा था लिनन के तंतुओं में रेटिंग प्रोसेस को हमने देखा था। उसमें रेटिंग प्रोसेस में कितने तरीके से, 4 तरीकों से हमने गलाना पढ़ा था। पानी के द्वारा, वॉश के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा जो लकड़ी के बर्तन में डाल दिया जाता है उसके द्वारा। तो ये सब क्या है? ये सब इसी को पूछा गया है। लिनन के तंतु को तैयार करने के क्रम में गलाने की कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? पानी द्वारा गलाना, ओस द्वारा गलाना। इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देख लो कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। जितने अपन लोगों ने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया है टेक्सटाइल में, वहाँ से कितने ढेर सारे क्वेश्चन अभी आपको मिल गए हैं। और अभी तो हमारा टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ है, अभी सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आई होप मैं इतना कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको जितने भी पॉइंट हैं एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कराऊंगी और जितने भी क्वेश्चन हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, सजावटी डिज़ाइन के गुण परिलक्षित होते हैं। सजावटी डिज़ाइन के गुण से क्या मतलब? सजावटी डिज़ाइन के गुण कैसे परिलक्षित होते हैं वो दिखाया गया है। पहला है सीमित सजावट के अनुरूप, स्थान के अनुरूप, तीसरा है पदार्थ के अनुरूप में, और चौथा क्या है? वस्तु के कार्य के अनुरूप में। तो ये चारों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों सही है। सजावटी डिज़ाइन के जो गुण परिलक्षित होते हैं जब सजावटी डिज़ाइन का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सीमित सजावट के अनुरूप में, स्थान के अनुरूप में, पदार्थ के अनुरूप में और वस्तु के कार्य के अनुरूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण और उद्देश्य दोनों है? पहला है उपभोग की मात्रा के आधार पर, दूसरा है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, तीसरा है आर्थिक समृद्धि के सूचक के आधार पर, और डी है उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर उपभोक्ता धन का विवेकपूर्ण उपयोग कर अधिकतम संतोष प्राप्त करता है? इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस आधार पर उपभोक्ता धन का विवेकपूर्ण खर्च कर अधिकतम संतोष प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है सीमित साधन के आधार पर, बी है विज्ञापन के आधार पर, सी है शिक्षा के आधार पर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसमें? सीमित साधन के आधार पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भवनों में जलपूर्ति के लिए प्रचलित है? पहला है विकर्ण प्रणाली, दूसरा है ग्रिड प्रणाली, तीसरा है वृत्ताकार वितरित प्रणाली। तो ये सब जो तीनों प्रणाली हैं ये क्या हैं? किसी भी भवन में जलपूर्ति के लिए प्रचलित हैं। विकर्ण प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, वृत्ताकार वितरण प्रणाली, ये तीनों प्रणाली जलपूर्ति के लिए प्रचलित हैं, मतलब फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक परिवार को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी हैं? परिवार को परिवर्तित करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं ये पूछा गया है। पहला है सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है राजनीतिक कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता है? भारत में जो संयुक्त परिवार है उसकी कौन कौन सी विशेषता है ये पूछा गया है। पहला है ऑप्शन में सांस्कृतिक निरंतरता, दूसरा है विशाल आकार और तीसरा है संयुक्त संपत्ति। तो ये तीनों क्या है? भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है। हमारे संयुक्त परिवार की ये विशेषता है। 1, 2 और 3 तीनों नंबर इसमें सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वैवाहिक संबंधों को अच्छा व मधुर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे वैवाहिक संबंध को, मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उत्तरदायी तो हैं? ये पूछा गया। पहला क्या है? व्यक्तित्व का एकीकरण, दूसरा आपसी सहयोग, तीसरा अपेक्षाओं की पूर्ति और परस्पर क्या है? चौथा है परस्पर विश्वास।
मेन तो क्या है इसमें विश्वास है। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है वो रिश्ता अपन का ज़्यादा दिन नहीं चलता। क्या है, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो कोई भी रिश्ता हो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व का एकीकरण होना चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए, आपस में सहयोग करने की भावना होना ज़रूरी है, अपेक्षाओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। अगर हस्बैंड को वाइफ से कुछ अपेक्षा है, कुछ अपेक्षाएँ रखता है, तो क्या है कि वाइफ भी अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखती है। और परस्पर विश्वास होना तो बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। इसमें क्या होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है। दूसरा नंबर है, परिवार में सभी सदस्यों का बहुमुखी विकास नहीं हो पाता है। परिवार में सामाजिक रीति रिवाज एवं कानूनी नियम होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं ये देखना है हमें। पहला क्या है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर क्या दिया है, परिवार में सभी सदस्यों का बहुमुखी विकास नहीं हो पाता, ये गलत बात है। परिवार में रहकर इंसान की हर तरीके का विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। और तीसरा क्या है, परिवार में सामाजिक रीति रिवाज एवं कानूनी नियम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। परिवार में कुछ कानून, कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनको अनुसरण करना पड़ता है, जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध परिवार के सार्वभौमिक व मौलिक कार्यों से। पहला है शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा ए व बी दोनों, और चौथा ना तो ए ना तो बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेडिंग के अंतर्गत किस सूत्र में फिलामेंट के बंडल को स्टेपल तंतु से लपेटा जाता है। पहला है पॉलीमर स्टेपल तंतु, दूसरा है कंपोजिट सूत्र, तीसरा है फेसिएटेड सूत्र, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, फेसिएटेड सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य के बदले अनाज निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है। कार्य के बदले अनाज निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत आता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के, अंत्योदय कार्यक्रम के, या फिर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में आता है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के बदले अनाज देने के कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक रूपता के सिद्धांत को डिजाइन के संदर्भ में किन आधारों पर विभक्त किया गया है। एक रूपता के सिद्धांत को डिजाइन के संदर्भ में किन आधारों पर विभक्त किया गया। पहला विचारों की एक रूपता, दूसरा रेखाओं की एक रूपता, और तीसरा क्या है, आकार एवं माप की एक रूपता। तो इसमें तीनों सही होगा। एक रूपता के सिद्धांत में डिजाइन में एक रूपता क्या मतलब होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई क्या हो, सब एक समान हो, इसमें जो भी रेखाएं यूज की गई हो वो भी समान हो, आकार की माप, एक रूपता, सब कुछ क्या हो, एक समान हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक फर्नीचर के महत्व को प्रभावित करते हैं। फर्नीचर के महत्व को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही होगा ये। रहन सहन की दृष्टिकोण से ये भी सही होगा। सुंदरता व आंतरिक सज्जा की दृष्टिकोण से ये भी सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ए वो 1, 2 व 3 तीनों होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन के कितने भाग हैं एवं उन भागों में किस प्रकार की अंतर संबद्धता है, यह निर्भर होता है। गृह प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन के कितने भाग हैं एवं उन भागों में किस प्रकार की अंतर संबद्धता है, यह निर्भर होता है आकार पर, महत्व पर, जटिलता पर एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जटिलता पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है, धमकी दिया है, अवसर, शक्ति, कमजोरी इधर दिया गया है, रुकावट, विकास की भावना, संगठन विधि, देयता या जिम्मेदारी। तो धमकी जहाँ पर होती है, धमकी किस लिए दी जाती है, रुकावट के लिए, कार्य को रोकने के लिए। अवसर क्या होता है, विकास की संभावना होती है, कोई भी अवसर हमारी लाइफ में आता है तो हम विकास की संभावना होती है वो। और तीसरा क्या है, शक्ति क्या है, संगठनात्मक निधि है, संगठन से शक्ति आती है, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगला क्या है, कमजोरी क्या है, देयता या जिम्मेदारी होती है। अगला क्या है, वसा से क्या प्राप्त होता है। वसा में जो हमारा जो फैट है उसमें कौन कौन से विटामिन रहते हैं ये पूछा गया है। विटामिन ए तथा डी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन ए व बी दोनों, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
क्या है, वसा में क्या क्या होता है, तो विटामिन ए तथा डी होता है। वसा में क्या होता है, विटामिन ए तथा डी होता है। अगला क्वेश्चन है, समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए आवश्यकता है कि किशोर में हो। समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए किशोर में कौन सी क्वालिटी का होना जरूरी है? आर्थिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता या शारीरिक परिपक्वता। तो समाज के लिए सामाजिक परिपक्वता ही जरूरी होगी। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किनका संबंध संयुक्त परिवार की सामाजिक छवियों से है? स्त्रियों की दयनीय स्थिति, व्यक्तित्व विकास में बाधा, औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध। तो इसमें क्या होगा, तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन संबंध संयुक्त परिवार की सामाजिक छवियों से है? तो इसमें तीनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस युग में पैतृकता की पहचान असंभव थी? किस युग में पैतृकता की पहचानना असंभव था? पैतृकता की पहचान करना असंभव था। आदिकाल में, पूर्व प्राचीन काल में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस काल में? आदि काल में। अगला क्वेश्चन है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 7? स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति 3 प्रकार की होती है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सी स्मृति है? सांवेदिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। स्मृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरावृत्त सिद्धांत का प्रतिपादक है? पुनरावृत्त के सिद्धांत के प्रतिपादक को पूछा गया। स्टेन हॉल है या फिर कार्ल ग्रूस है, पैट्रिक है या स्टेपनस्ट है? तो इसमें क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, स्टेन हॉल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटर और सेम में गंधक तथा अरहर में मटर और सेम में गंधक पाया जाता है। अरहर, मोठ, मसूर में क्या पाया जाता है? इसके पूछने का स्टाइल क्या है, क्या पूछना चाहता है? मटर और सेम में तो गंधक पाया जाता है। अब हमें बताना है कि अरहर, मोठ और मसूर में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है खनिज लवण, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लोहा और चौथा क्या है, उपयुक्त में सभी। तो मसूर, अरहर और मोठ में क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? मटर, अरहर, मोठ और मसूर में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर देगा कि हमको लगेगा क्या कि अरहर, मोठ और मसूर में तो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। और मसूर, अरहर, मोठ में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो लोहा सही होगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना प्रस्तुत करता है। किसने संबोधित किया है? फेस्टिंगर ने, दूसरा है आइजेन ने, तीसरा है जहूदा ने, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया है इसे? फेस्टिंगर ने। अगला है, जापानी शैली में इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है। ये भी हम देख चुके हैं। क्या है जापानी शैली में इकेबाना का शब्द का क्या अर्थ है? आप सबको पता होगा, फटाक से बता दो तो क्या होता है? जीवित फूल। ये हम टेक्सटाइल में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण संयोग पर आधारित होता है? वेबस्टर के अनुसार, स्वानसन के अनुसार, थॉमस के अनुसार, फेस्टिंगर के अनुसार। ये क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसानों को बिना ब्याज ऋण देने की सुविधा दी गई थी। किस सन में किसानों को बिना ब्याज के ही ऋण दिया जाता था? पहला है 1870, दूसरा 1883, तीसरा 1884 और चौथा क्या है? 1890। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1884। निम्नलिखित में से किस चेक का भुगतान नगद नहीं किया जाता? अभी मैंने आपको चेक वाला जो चैप्टर है मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूंगी जल्दी ही। तो इसमें कौन सा है जो जिसका भुगतान नहीं किया जाता है? कौन सा ऐसा चेक है? पहला है रेखांकित चेक, दूसरा है वाहक चेक, तीसरा है आदेशक चेक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेखांकित चेक होता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाता दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तम होता है? पहला मियादी जमा खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा बचत खाता और चौथा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट होता है, इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। बचत खाता क्या होता है? इसमें हम सेविंग करते हैं, सेविंग अकाउंट इसे कहा जाता है। मियादी जमा खाता क्या होता है? दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रसोई में यू आकृति बनी हुई होती है? प्रायद्वीपीय रसोई में, दूसरा है तैयार रसोई में, तीसरा है दीप रसोई में, चौथा क्या है उपयुक्त रसोई में। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा है तैयार रसोई में यू आकार की रसोई बनी होती है। और यू आकार की रसोई को क्या कहा जाता है? आदर्श रसोई कहा जाता है। इसको भी सब लोगों ने पढ़ लिया है मैनेजमेंट में। अगला क्वेश्चन है, रसोई उद्यान का आयोजन इस पर निर्भर करता है। रसोई में जो उद्यान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं किचन गार्डन, वो किसके आधार पर किया जाता है? पहला है उपलब्ध भूखंड किस प्रकार का है, दूसरा रसोई उद्यान हेतु पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था हो अति आवश्यक है, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ना तो ए ना तो बी। क्या है, रसोई उद्यान का आयोजन किस पर निर्भर करता है? उपलब्ध भूखंड पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बात है। जिसके घर में ज़मीन जो है वो ज़्यादा होगी, भूखंड ज़्यादा होगा, वही तो अपने घर में ये कर सकता है, किचन गार्डन लगा सकता है, और उस वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक सजावट करने से डिजाइन का आकर्षक व सौंदर्य हो जाता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक कहीं भी डेकोरेट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो रंग रूप आकर्षक है वो सब बेकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या है, आवश्यकता से अधिक सजावट करने के डिजाइन का आकर्षक व सुंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल भी नहीं, समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उष्ण रंगों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रंग आते हैं? पहला है पीला, दूसरा है नारंगी, तीसरा है लाल, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जितने भी इसमें दिए गए हैं पीला, लाल, नारंगी, ये क्या है, सभी गर्म रंग उष्ण रंग में आते हैं। अभी रंग वाला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, इसमें आप ये सब देखोगे कि रंगों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कौन से ठंडे रंग है, कौन से गरम रंग है, सब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चक्रीय मेनू में क्या क्या समाविष्ट होता है? जो चक्रीय मेनू होता है उसमें क्या क्या समाविष्ट होता है ये पूछा गया है। पहला है निश्चित अंतराल में मेनू का घूर्णन, दूसरा है 7 दिवसीय मेनू, तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला है जल शरीर में विभिन्न अंगों व द्रवों की रचना में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जल शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा है जल शरीर के पोषक तत्वों का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, उपयुक्त सभी। तो जल के जो भी कार्य हैं वो सारे सही हैं, इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग घरों में सूती वस्त्रों पे कलफ लगाने के लिए किया जाता है? घरों में जो सूती वस्त्र होते हैं उस पर कलफ लगाते हैं हम, उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका यूज हम करते हैं? आलू का, चावल का, दाल का या सोयाबीन का? तो चावल का कलफ का, चावल के माड़ से ही कलफ बनाया जाता है, उसी का प्रयोग सूती वस्त्रों पर किया जाता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन से कारण परिवार में बचत की आवश्यकता है? तो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन से कारण परिवार में बचत की आवश्यकता है? तो उत्तरदायी है। पहला है किसी विशिष्ट वस्तु की इच्छा, दूसरा है आकस्मिक कार्य, तीसरा है सेवानिवृत्त, और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन है तो निम्नलिखित भागों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है जो विचारों को क्रमबद्धता और स्पर्श भाव प्रदान कर सके? प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है? अलेक्जेंडर से संबंधित है। पहला है नेस से, दूसरा है गोल्डन स्टोन से, तीसरा है जेंडर से, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है? डिजाइन है तो भागों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जो विचारों को क्रमबद्धता और स्पर्श भाव प्रदान करता है। प्रस्तुत कथन किससे है? अलेक्जेंडर से है, इसका कथन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किन रंगों को प्राथमिक रंगों की श्रेणी में रखा गया है? जो रासायनिक सिद्धांत है इनके द्वारा किन किन रंगों को प्राथमिकता में रखा गया, प्राथमिक रंग में रखा गया? पहला है लाल, पीला, नीला, दूसरा है काला, लाल, नीला, तीसरा है पीला, हरा, नीला, और चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या है? पीला रंग प्रकाश का प्रतीक है, दूसरा लाल रंग हिंसा का प्रतीक है, तीसरा है लाल रंग कम मात्रा में उचित स्थान का प्रयोग किए जाने का संदर्भवर्धक है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 दोनों सही है। जो पीला रंग है प्रकाश का प्रतीक है, और लाल रंग कम मात्रा में उचित स्थान प्रयोग किए जाने संदर्भवर्धक का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित तत्वों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथनों का चयन करना है हमें। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा।
पहला है अखरोट की लकड़ी फर्नीचर और आंतरिक वास्तुकला के डिजाइन में प्रयोग होता है। दूसरा है पाइन की लकड़ी, पाइन एप्पल की लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए उत्तम पाई जाती है। पाइन की लकड़ी सख्त और मजबूत होती है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 1 सही होगा। पाइन की लकड़ी का यूज नहीं किया जाता है, अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर में आंतरिक वस्तु की सजावट में किया जाता है। ये पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग को चीनी लोग पवित्रता का रंग मानते हैं? लाल, नीला, नारंगी या पीला। तो पीले रंग को क्या मानते हैं? जो चीन के लोग हैं वो पवित्र रंग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विधि से अतिरिक्त भराव के सूत द्वारा वस्त्र की सतह पर छोटी डिजाइन को बुना जाता है? पहला है डॉबी, दूसरा है जैकट, तीसरा है स्विवेल और लेपेट। तो क्या है, स्विवेल में इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा ताने की जोड़ियों को एक दूसरे के ऊपर प्रत्येक भराव के साथ गूंथा जाता है? पहला है क्रेप, दूसरा है ग्राज या लिनो, तीसरा है डबल क्लॉथ और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, गाज या लिनो होगा। अगला है 100 नंबर है हमारा, अब कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन रंगीन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए श्रेष्ठ विकल्प है? क्या है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन रंगीन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए श्रेष्ठ विकल्प है? पहला है रासायनिक डिटर्जेंट, दूसरा है रीठे का सत, तीसरा है कास्टिक सोडा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला, रासायनिक जो डिटर्जेंट है वो रंगीन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए श्रेष्ठ विकल्प है। सो थैंक यू। आप लोग सॉल्व कीजिए अच्छे से सारा क्वेश्चन, और इसी तरह से आप लोगों को हर संडे को 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।